हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज में हमने 4 चैप्टर हमारे पूरे कर लिए थे। आज बारी है चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताते हुए चलता हूं, है ना। साथ में हम वो टॉपिक्स पढ़ भी लेंगे छोटा छोटा। खनिज मिनरल्स की बात है कि आखिर सर है क्या। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित क्या होती है, आंतरिक संरचना होती है। परिभाषा है, ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक शामिल है। मतलब कि खनिज कैसे हो सकते हैं सर, कठोर और नरम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर बात करें अयस्क क्या होते हैं सर, किसी भी खनिज का संचय यानी एक्यूमुलेशन जो अन्य तत्वों के साथ मिला हुआ हो। किसके साथ? अन्य तत्वों के साथ, जिसे धातु का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन संभव हो। और निष्कर्षण का मतलब क्या है कि छांट कर उसे अलग कर लेना, है ना। ओरन में क्या करते हैं हम, आयरन ओर में, अगर मैं आयरन ओर की बात करूं तो क्या है, लोहा होता है सभी तत्वों के साथ, तो उसको छान कर उसका जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, निष्कर्षण का, उसके द्वारा लोहे को बाकी तत्वों से अलग किया जाता है। क्लियर? ओके। अगला देखो क्या कह रहा है सर, खनिजों की उपलब्धता भारत में किस तरह से है ना। देख लो, याद रहेगा। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, जो हमने देखा है ना। आग्नेय चट्टाने तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज कहां पाए जाते हैं? खनिज दरारों में, है ना। इनके जॉइंट यानी जोड़ों में, भ्रंशों में पाए जाते हैं। और छोटे जमाव को शिरा वेन्स और बड़े जमाव को निक्षेप यानी कि लोड्स कहते हैं, जैसे टिन, तांबा, जस्ता। अगर कम जमाव हो उसका तो उसको वेन्स कहेंगे, शिरा कहेंगे। और ज्यादा जमाव हो किसका? अयस्क का, तो उसे लोड्स कहेंगे या फिर निक्षेप कहेंगे। क्लियर? फिर क्या बता रहा है, धरातलीय चट्टानों की बात कर रहे हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। अपघटन मतलब कि धीरे धीरे प्रोसेस होना। और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है, जैसे कि बॉक्साइट। घुलनशील तत्वों के अपरदन, है ना, ऐसे तत्व जो पानी में घुल सके, जब वो हट जाए फिर क्या बच जाता है पीछे? अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें बच जाती हैं, जैसे कि बॉक्साइट का चट्टानें बचती है। फिर पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज जो हैं पाए जाते हैं, है ना। ये निक्षेप क्या बोलते हैं इसको? प्लेसर निक्षेप कहते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, टिन है और प्लेटिनम, ये क्या है? ये धातुएं प्रमुख है। फिर महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन। अब आपको पता है कि जब हम समुद्र की बात करते हैं तो वहां पे एक इकाई आती है ना, समुद्र को मापने की इकाई आती है। अब मुझे आपको कमेंट में यह बताना है कि भारत को एक तो वो इकाई, है ना, जिससे हम समुद्र की जो दूरी है वो नापते हैं। दूसरा, भारत को कितनी दूरी तक का संसाधनों का एक्सट्रैक्शन करने का एक्सेस है। क्लियर? चलो अगला देखो, हम क्या कर रहे हैं इसी में, खनिजों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सिर्फ खनिजों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें क्या है सर, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। क्या है? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक कौन से होते हैं? जैसे कि सर लोह को क्या कहते हैं? फेरस। साइंस में पढ़ा होगा आपने। यानी इनमें लोह अंश जो है वो होता है। उदाहरण की बात करें, लोह अयस्क और मैग्नीज। ठीक है। और फिर मैं बात करूं अलोय की, है ना, ये तो है फेरस। और धात्विक में ही दूसरे आते हैं नॉन फेरस, है ना, है तो धात्विक हैं। इनमें बस लोहे का अंश नहीं होता, जैसे कि तांबा है, बॉक्साइट है, होते ये धात्विक है, बट अलोह अयस्क इनको कहे जाते हैं। तो अगली बार से अलोह को अधात्विक में शामिल मत करना। ठीक है। फिर है अधात्विक, मतलब कि नॉन मेटेलिक। इनमें सीधी सी बात है, धातु नहीं होती, जैसे कि अभ्रक है, चूना पत्थर है। क्लियर? फिर है ऊर्जा खनिज यानी एनर्जी मिनरल्स। कौन कौन से हैं सर? शक्ति उत्पादन के लिए, मतलब इससे ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती हो, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है ना, और गैस है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, वो भी तो ऊर्जा का संसाधन है। चलो फिर आगे देखो, हम बात करते हैं धात्विक खनिज में। क्या देखा था सर? लोह देखा था। तो लोह अयस्क में पहला आयरन ओर क्या है सर? ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है।
मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, 70% तक लोहा अंश इसके अंदर रहता है ना। मैग्नेटाइट उच्च क्वालिटी का लोहा है, बहुत इन शॉर्ट है, बस आपका क्लियर लेना, माइंड क्लियर करवा देगी ये। फिर क्या है, हेमेटाइट सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क जिसमें 50 से 60% तक लोहा अंश होता है। देखो मैग्नेटाइट क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा है पर महंगा होता है। इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है सर, हेमेटाइट, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा है जिसमें 50 से 60% तक लोहा अंश जो है वो पाया जाता है। अब बात करें सर लोह अयस्क का मुख्य बेल्ट जो है वो कहां पाया जाता है, तो आपको लिखना है पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, फिर बेल्लारी चित्रदूर चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट, और फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये पूरा का पूरा बेल्ट है जहां पे लोह अयस्क पाया जाता है। और अगर आपको याद हो तो एक ऐसा नाम है चिकमंगलूर जो आपने थोड़े ही चैप्टर पहले पढ़ा था, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक, याद है ना। तो बस ये पता लग गया हमें कहां है, याद है कि नहीं, कॉफी जो यमन से लाई गई थी। मैग्नीज की बात कर रहे हैं, मैग्नीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है सर, देख लो अभी। इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीज का उपयोग इसका देखो ब्लीचिंग पाउडर में होता है, कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है। किसका, मैग्नीज। और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है, उड़ीसा, याद रख लिया ना, यही बहुत है। फिर देखो लोहा खनिज की बात करते हैं, मतलब जिसमें लोहा खनिज नहीं पाया जाता पर है धातु। इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता, बस इतना ही है, बाकी इनका उपयोग धातु शोधन में किया जाता है, इंजीनियरिंग में होता है, विद्युत उद्योगों में होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है, कॉपर है यानी तांबा, बॉक्साइट है, सीसा एवं सोना है। तांबा याद है, कॉपर वायर्स विद्युत के सबसे बढ़िया सुचालक है ना। तो बस इनके है ना विद्युत अवरोध इसमें कम होता है, इसीलिए ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो पाती है, इसलिए कॉपर वायर सबसे बेस्ट वायर होते हैं। क्लियर। सीसा, लेड वायर्स, आज ऑप्टिकल फाइबर केबल जो देखते हो ना वो इसी लेड से बनी हुई है। क्लियर। चलो अलोह के बाद बात करते हैं हम तांबे की। तांबा क्या है, धातुवर्धीय है ना, तन्य है और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का प्रयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। धातुवर्धीय तन्य मतलब कि ऐसा जो हीट सहन कर सके, है ना, उसको खींच के लंबा किया जा सके, टूटे ना, है ना, ऐसे इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर बात करें इसके अच्छे प्लेसेस की, जो कहां कहां ये मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश की बालघाट खदानें जो हैं वो इसके लिए उपयोगी हैं, झारखंड की सिंहभूम जिला और राजस्थान का खेतड़ी खदानें जो है वो तांबे की प्रमुख उत्पादन है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है, जिससे बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम मतलब एक तरह से या तो दोनों भाई भाई समझ लो या फिर पिताजी और पुत्र समझ लो, है ना, कि इनसे ही एक दूसरे से ही मिलकर बने हैं, है ना। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम क्ले इसका दूसरा नाम है। ठीक है। फिर देखो तांबे के बाद एल्यूमिनियम चल रहा है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है, इसमें अधिक धातुवर्धीयता भी पाई जाती है और इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा एरोप्लेन में किया जाता है ना, हल्की होने के कारण। और भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः कहां होते हैं, अमरकंटक का पठार, मैकॉले की पहाड़ियां, विलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से एल्यूमिना जो है वो पाया जाता है, या फिर बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। क्लियर। अगला देखो बात करते हैं अधात्विक खनिज, है ना। इन खनिज में धातु नहीं होता, पता है ना, या भूल गई थी देर में, पता होना चाहिए बच्चों। अब्रक की बात करते हैं। अब्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेंटो अथवा पत्रण में, पत्रण मतलब उस क्रम में पाया जाता है। ये पारदर्शी, काले,
हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी होता है। कौन? अभ्रक। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा हास की निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। परावैद्युत शक्ति ऊर्जा मतलब कि इनको विद्युत प्रवाह को रोकने वाले, कंट्रोल करने वाले। बताता हूं आपको कहां पाए जाते हैं। आपने फ्यूज देखे जो है ना, जिसे हम बोलते हैं चीनी मिट्टी के जो फ्यूज बनते हैं, या फिर खंभों के ऊपर जो काले रंग के लगाया जाता है ना, मिट्टी से पत्थर से बने हुए, वो किससे बने होते हैं? वो अभ्रक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अभ्रक से बने होते हैं, है ना। मजबूत भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सहन भी कर लेते हैं, है ना। जलते फूलते नहीं आसानी से, टेम्परेचर भी अच्छा सा मेंटेन करके रखते हैं, है ना, कभी पिघलते नहीं है वो। और उसकी जगह दूसरे ऐसे जो महंगे भी पड़ते हैं और इतने मजबूत भी नहीं होते, तारों को खींच के पूरा रखते हैं ना खंबे के ऊपर, जो पत्थरों के लगे जाते हैं, गोल गोल चक्रियां होती है, कुछ काले रंग की कुछ भूरे रंग की। घर में पुराने वाले फ्यूज होते हैं जो वो मिट्टी वाले, है ना, वो अभ्रक के बने होते हैं। फिर राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पेटी है, याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं हम चूना पत्थर के बारे में, है ना। चूना पत्थर जिसे कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। मतलब कि लोहा पिघलाने वाली भट्टियों में चूने का इस्तेमाल होता है, याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। देखो, सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर हमने काफी सारी चीजें जो चैप्टर के इंपोर्टेंट है कवर कर लिए। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी स्टडी जो है वो सतत रूप से चला रहे होंगे। फिर बात करें ऊर्जा संसाधन, उन सभी प्राकृतिक स्रोतों को कहते हैं जिनसे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि बिजली बनाना, मशीनों को चलाना या वाहनों को गति देना। अब यहाँ ऊर्जा के प्रकार है, उदाहरण है और उनकी विशेषताएं। प्रकार में बात करते हैं परंपरागत स्रोत, है ना, कन्वेंशनल रिसोर्स टाइप, जैसे कि लकड़ी है, परंपरागत उपले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है और ताप विद्युत है। विशेषता क्या है? आमतौर पर अनवीकरणीय यानी जल विद्युत को छोड़कर लंबे समय से बड़े पैमाने पर उपयोग में है। ठीक है। गैर परंपरागत बात करते हैं जैसे कि सौर है, पवन है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा है। नवीकरणीय और टिकाऊ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक, है ना, याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं परंपरागत स्रोत को डिटेल से, जिसमें पहला है कोयला, सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। कार्बन सामग्री के आधार पर अलग अलग से, जैसे कि पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन है, एंथ्रेसाइट। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा प्रकार का कोयला जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है? गहरे काले भूसर रंग का कोयला। अब बताओ इनमें से कौन सा है? प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड में दामोदर घाटी और गोंडवाना भंडार, इसका इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। ताप, प्रकाश, स्नेहक के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत पारगम्य और अपरिवर्तनीय चट्टानों के बीच भ्रंश जाल में पाया जाता है। और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्या है? मुंबई हाई, गुजरात और असम वाला एरिया। फिर बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम भंडारों के साथ या स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। मुख्य उपयोगकर्ता क्या है? बिजली और उर्वरक उद्योग इसका मुख्य से उपयोग कर रहे हैं। फिर बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? कौन सी इनमें? परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु जिससे बिजली वगैरह बनाते हैं। यूरेनियम और थोरियम केरल के मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। क्या है? थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम नहीं। जैसे खनिजों के परमाणुओं की संरचना को बदलकर प्राप्त की जाती है। क्लियर? परमाणु से परमाणु हथियार भी बनते हैं। जी हाँ, आपकी सोच बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा देखो, भारत में अपार क्षमता है। फोटोवोल्टिक तकनीक सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। क्या करती है? फोटोवोल्टाइक सेल सर हीट होते हैं और उसी हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर।
पवन ऊर्जा की बात करते हैं, तमिलनाडु में एक बड़ा पवन फार्म यानी समूह नागरकोइल से मदुरै तक है, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में भी यह महत्वपूर्ण है। जहां हवा अच्छी है वहां पवन ऊर्जा, जहां सूर्य तो सब जगह अच्छा है ना, वहां सौर ऊर्जा, और जहां पानी अच्छा है, डैम है, तो वहां टरबाइन से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, बाकी जगह पर यूरेनियम और कोयला जिंदाबाद। बायोगैस की बात करते हैं। जैविक कचरा पशु और मानव से उत्पादित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खपत के लिए उपयोग की जाती है ना। गोबर गैस इनमें से एक है। परंपरागत स्रोत की बात करते हैं। क्या था, हम भी पढ़ा हमने सर, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा हमने लिस्ट में देख लिए थे। गैर परंपरागत कौन से हैं सर? ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय और बायोगैस। फिर इसमें आगे क्या है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, जी हाँ है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है, जी हाँ। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के लिए दो तरीके। पहला, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, मतलब उसको सपोर्ट देना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ता प्रयोग। फिर क्या है, उपाय क्या है इनके सर? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, जिससे क्या ऊर्जा कम खर्च होगी, पेट्रोल बचेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग बढ़ाना, बिजली के उपकरणों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, और ऊर्जा कुशल उपकरणों यानी एनर्जी एफिशिएंट ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना जो बिजली बचाते हो। और साथ ही साथ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो 14 दिसंबर को बनाया जाता है, और पिछला कब था? 2024 में। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पर कहते हैं कंप्लीट। आई होप कि 30 मिनट के अंदर मैंने पूरा करवा दिया है, आपको समझ में आया होगा। सिर्फ ये रिवीजन है, मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में करवाने की बात नहीं कर रहा, बस कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन जो है वो चालू रखना, आपके एग्जाम में ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, जल्दी कोशिश करेंगे हम क्लासेस के फिर से लाइव स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हाँ, सब्र से वीडियो देखते रहो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।